मेरा नाम बीना है। मेरा ताल्लुक़ एक अमीर घराने से है। पिताजी एक बिल्डर थे। मेरे घर में मुझे हर तरीके की सहूलियत हासिल थी, पर शादी के मामले में मुझे अपने मर्जी की इजाज़त नहीं थी। हमारे ख़ानदान की लड़कियों को हर तरीके की आज़ादी दी जाती, पर किसी को भी अपने पसंद की शादी करने की इजाज़त नहीं थी। मेरी माँ जब 16 बरस की थी, तभी उनकी शादी अपने उम्र से ज़्यादा एक बूढ़े अमीर तरीन शख्स से कर दी गई, और उनकी माँ ने उनके लिए यही बेहतर समझा। मुझे अपने साथ यही होने का अंदाज़ा नहीं था। मेरे लिए जब संजय का रिश्ता आया, तब मेरी उम्र 16 बरस थी। संजय मुझसे 18 वर्ष बड़े थे, पर मेरे घर वालों ने मेरे लिए यही रिश्ता मुनासिब समझा, जबकि मैंने अपने तरफ से नाराज़गी जताई। तुम पागल हो गई हो? आखिर क्या कमी है संजय में? अच्छी शक्ल सूरत का है, अमीर है, और क्या चाहिए? सिर्फ 18 साल बड़े हैं, जबकि तुम्हारे पापा मुझसे 22 साल बड़े थे। तो क्या मैंने उनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी? क्या मैंने उनके साथ खुश नहीं? मेरी माँ ने मुझसे यह सवाल किया, मुझे चिताया। शायद यह उनकी तरफ से एक मजबूत फैसला था। हाँ, आप खुश हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, आपकी वह खुशी मुझे आपके चेहरे पर सिर्फ पार्टियों में लोगों के सामने दिखाई देती है। हाँ, आप खुश हैं, जबकि मैंने आपको रातों में रोते हुए भी सुना है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी तरह मैं भी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो जाऊं, तो कबूल कर लें यह रिश्ता और जाएं, शादी की तैयारियां करें। अगर भगवान ने मुझे बेटी से नवाजा, तो मैं उसके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। जिस तीर से आप खुद घायल हुई, उसी तीर को अपने औलाद के सीने में उतारना जुर्म है, मैंने रोते हुए कहा। मेरी माँ ने दोबारा इस टॉपिक पर बात नहीं की। मैं भी किस्मत के आगे हार गई। मेरी शादी संजय के साथ हो गई। वह मुझसे अपने साथ दिल्ली ले गया। यहाँ उनका बहुत बड़ा बंगला था, जहाँ हम दोनों के सिवा चंद नौकर ही रहते थे। संजय सुबह ऑफिस जाते और शाम को वापस आते। कभी कभी तो कई कई दिन गुजर जाते थे। हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे। वह मेरे जागने से पहले चले जाते और सोने के बाद आते। हमारे उम्र के फ़र्क ने एक गहरा छाप डाला था। जो सब मैं करना चाहती थी, उनके नज़दीक वह एक बचपना था। डिनर पर जाना, क्या साथ में बैठकर खाना, या फिर कोई फिल्म देखना। वह कहते यह सब काम मैं उनके बगैर भी कर सकती हूँ। उनके साथ मुझे बिजनेस पार्टीज में जाना पसंद नहीं था, जहाँ लोग एक दूसरे का बाजू थामे हुए यह साबित करने की कोशिश करते कि वह एक दूसरे से कितना खुश हैं, और घर जाते ही एक दूसरे से मुंह फेरकर ऐसे सो जाते जैसे एक दूसरे को जानते तक नहीं। अब तो संजय बिजनेस के सिलसिले में बाहर भी जाना शुरू कर दिया था। ऐसे में और अकेलापन महसूस करती। मुझे तन्हाई पसंद नहीं थी, तन्हाई से डर लगता था। एक बार मैंने मम्मा से बात कर डाली। आखिर बेटी माँ से दिल की बात ना कहती तो किससे कहती। माँ ने कहा, फिक्र मत करो, औलाद हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अभी घर में भी टिक जाएगा और तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। तुम्हारे पापा भी संजय जैसे थे। माँ ने मुझे तसल्ली दी। मैं भी औलाद का इंतज़ार करने लगी। मेरी शादी को 8 माह हो गए, मगर मैं अभी उम्मीद से ना थी। मैं डॉक्टर के पास गई और कुछ चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मेरे टेस्ट लिए और अगले दिन के लिए बुलवाया। यह खबर सुनाकर मुझे हमेशा के लिए मायूस कर दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। औलाद औरतों के लिए सबसे बड़ी दौलत है। औलाद का ना होना औरतों के लिए बड़ी दुख की बात होती है। मुझे यह खुशी कभी नहीं मिलेगी। यह सोचकर मेरा दिल हिल जाता। इस दिन के बाद जैसे मुझे खामोशी खा गई। एक बार फिर किस्मत के आगे हार गई थी। वह सारी रात मैंने जागते हुए गुजारी, मगर मैंने दिल में यह फैसला कर लिया कि ये बात मैं संजय को कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम इतने मशगूल रिश्ते में नहीं बंधे थे कि वह इतना बड़ा झटका बर्दाश्त करते। फिर वह मुझसे मुंह मोड़ लेते तो मैं कहाँ जाती। अब तो और तन्हाई भी मुझे चुभने लगी थी। मैं बहुत उदास रही।
पर आखिर उन्होंने मुझे एहसास किया। एक फैमिली को गेस्ट के रूप में ऊपर रहने के लिए ऊपर वाले फ्लैट पर बुलाया। वह कुल 3 लोग थे, बूढ़े अंकल आंटी और उनका बेटा। यह लोग संजय के परिचित और बहुत अच्छे लोग थे। अंकल आंटी ने लव मैरिज की थी। मैं जब उदास होती उनके पास चली जाती, उनके मोहब्बत के किस्से सुना करती। वह खुद बूढ़े थे मगर उनकी मोहब्बत जवान थी। मेरे और संजय की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। लगता ऐसा था कि जैसे हम दोनों ने सदियां साथ गुजारी हो और दोनों बूढ़े हो गए हैं। उनका बेटा राकेश मेरे हम उम्र था। कभी कभी उससे हाय हेलो हो जाती। वह बहुत खूबसूरत और अच्छी पर्सनैलिटी वाला था। बीए का स्टूडेंट था। मैंने उससे अक्सर पढ़ते हुए देखा था। शायद शाम को कोई कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जाता था। अक्सर मुझसे अपनी पढ़ाई को लेकर बात कर लेता था। एक बार अंकल आंटी को तीर्थ यात्रा के लिए जाना था। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उनके बेटे राकेश के लिए खाना पीना का ख्याल रखूं तो मेहरबानी होगी। मैंने कह दिया, उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आखिर खाना नौकर ही बनाते हैं। जहाँ 2 लोगों का खाना बनता है वहाँ 3 का बन जाया करेगा। यह लोग तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अगले ही दिन संजय भी बिजनेस के सिलसिले से शहर से बाहर चले गए। आप शायद घर में मैं और राकेश ही होते। एक दिन वह कंप्यूटर कोर्स से वापस आया। मैं हाल में बैठी चाय पी रही थी। उसने मुझे हाय कहा। मैंने उसे चाय पीने के लिए ऑफ़र की। वह मेरे साथ ही बैठ गया। शुक्रिया। चाय की बहुत तलब हो रही थी। खुद से चाय बनाकर पीना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, बता दिया करें, मैं आपके लिए चाय भिजवा दिया करूँगी। कहने लगा, मुझे अकेले बैठकर चाय पीने में मज़ा नहीं आता। मुझे उम्मीद नहीं कि आप कहें कि मेरे साथ बैठकर चाय पी लिया करें। राकेश ने खुद ही अपनी बात कही और हंसने लगा, मगर मैं खामोश रही। कहने लगा, आप मेरे साथ बैठकर चाय पी लिया करें, मुझे वैसे भी उलझन होती है। कहते हैं 2 लोग बहुत जल्द एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन में मैंने यह जान लिया कि राकेश बिल्कुल मेरे जैसा है। शायद इसलिए कि हमारी उम्र एक जैसी थी। वह बहुत ही हंसमुख किस्म का इंसान था। बात बात पर मजाक करना उसे खूब आता था। हमारी आदतें बिल्कुल मिलती जुलती थी। रोज चाय की टेबल पर खूब बातें करते थे। हमने इस पर भी बात की कि हमारी शादी माँ बाप की ख्वाहिश से हुई। संजय मुझसे बिल्कुल अलग इंसान है। कहने लगा, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप उनसे खुश नहीं हैं। माफ़ कीजिएगा, वह मुझसे तारुफ नहीं करवाते, तो मैं यही समझ रहा था कि आप उनकी बहन या बेटी हैं। यह बात कह के राकेश एकदम से हंस पड़ा। जब उसने देखा कि मैं संजीदा हूँ तो फौरन अपनी मुस्कुराहट को काबू कर लिया। कहने लगा, यह आपका जाती मामला है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि ये ज़िंदगी गलत फैसले करने के लिए बहुत छोटी है। फिर अपनी पसंद से शादी करना कोई जुर्म तो नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग ऐसे क्यों जीना पसंद करते हैं। जिस इंसान को वह पसंद नहीं करते, खुद को उसके हवाले कैसे कर देते हैं। मैं माँ बाप को देखता हूँ, वह एक साथ कितने खुश हैं। अगर आज से 25 साल पहले अपने दिल की ना सुनी होती तो आज एक साथ ना होते और खुश भी ना होते। पर वह खुश हैं, उन्होंने स्टैंड लिया। जो लोग स्टैंड नहीं लेते वह बुज़दिल होते हैं। इतने बुज़दिल कि वह अपने लिए लड़ना भी नहीं जानते। राकेश तो चला गया, मगर उसकी बात सारी रात मेरे दिमाग में गूंजती रही। वह इतनी गहरी बात कर गया था कि मैं हैरान थी। अगले दिन मैंने एक फ़ैसला कर लिया। मैंने कहा, मैं राकेश की तरफ अपनी ख्वाहिश बढ़ाऊं। अगर उसने मेरा हाथ झटक दिया तो मैं अपनी ज़िंदगी और हालात को कबूल कर लूँगी। अगर उसने जवाब में मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो मैं अपने लिए यह कदम बढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। हम दोनों रोज़ की तरह बैठकर चाय पी रहे थे। आज मैं राकेश के साथ एक ही सोफे पर बैठी, जबकि मैं उसके साथ एक ही सोफे पर नहीं बैठा करती थी। उसने भी यह बात नोट नहीं की। शायद उसके दिल में यह जज्बात नहीं थे जो मेरे दिल में थे। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। एक दिन मैंने चाय पीते हुए
उसको चीनी दान थमाया। मेरा हाथ उसके हाथ से टच हो गया। उसने इस बार भी मुझे नोट नहीं किया, जबकि मैं उसे जानबूझकर अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। एक दिन मैं गहरी सोच में बैठी थी और हम दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे कि अचानक मैंने अपना हाथ राकेश के हाथ पर रख दिया। अगले ही पल वह मुझसे उठकर दूर हो गया। ये क्या कर रही हैं मिसेस संजय? पिछले दिनों से आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आप होश में तो हैं? आप होश में तो हैं? आपने मुझे किस किस्म का इंसान समझ लिया? आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं? राकेश तुरंत अलग हो गया। मुझे शर्मिंदगी बहुत महसूस हुई। मेरा शर्म से सर झुक गया। फिर अचानक राकेश ने हंसने की आवाज़ आई। मैंने सर उठाकर उसे देखा और बहुत हैरान हुई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहने लगा, मुझे लगा था कि तुम कभी मेरी तरफ नहीं बढ़ोगी। वह इतनी मोहब्बत से बोला कि मेरे आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन गुनाह सिर्फ अंधा नहीं बल्कि बहरा भी होता है। उसे ना कुछ दिखाई देता है और ना कुछ सुनाई देता है। हमारे साथ भी यही हो रहा था। हम अपने अलावा पूरी दुनिया को भूल चुके थे। रात होते ही मैं नौकरों की नज़र से बचते हुए राकेश के कमरे में जाती। हम बातें करते, हंसते और छुपकर घर से बाहर निकल जाते। मुझे संजय का कोई फिक्र नहीं था। आखिर उन्होंने आज तक मुझे दिया ही क्या था? हम दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करके एक दूसरे के हो गए। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे राकेश के साथ ही रहना है। हमें बहुत जल्द इस बारे में संजय से बताना था। राकेश से भी बताया कि मुझे अपने मर्जी से जीने का हक है। तुम मेरी मोहब्बत हो, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। राकेश ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत तोहफा भी प्लान किया है। कल शाम तुम मेरे घर आना। ठीक आधे घंटे बाद तुम मेरे कमरे में आ जाना। मुझे यकीन है यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा, जिसे तुम कभी भूल नहीं सकोगी। राकेश के बात से मैं बहुत खुश हुई। अगले दिन राकेश घर आया। 1 घंटे बाद मैं उसके कमरे में गई। मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर गई थी। जब मैं अंदर गई तो राकेश टीवी के सामने खड़ा था। मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा। कहने लगा कि आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। मैंने ऐसा ही किया। शायद राकेश ने टीवी ऑन किया, कोई फिल्म लगाई। उसकी आवाज़ पर मैं चौंक कर आंखें खोलने लगी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी मुस्कुराहट उड़ गई थी, जबकि राकेश के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर मेरा दिमाग हिलने लगा। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह वीडियो थी जो मुझे बर्बाद करने के लिए काफ़ी थी। कहने लगा, कैसा लगा मेरा तोहफा? अरे तुम रो क्यों रही हो? देखो हम एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या ख्याल है? यह वीडियो तो तूफान है, तूफान जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। राकेश, तुमने मेरी वीडियो बनाई, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? कहने लगा, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहती हो यह वीडियो तुम्हारे पति को ना दिखाऊं, तो हर माह तुम मुझे मुंह मांगी रकम देना होगा। इसके अलावा तुम अब भी मेरे कमरे में रोज आओगी, जैसे तुम अब तक आ रही हो। मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हें यह सब मंजूर है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। राकेश हंसने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या यह सब झूठ था? तुम पहले दिन से ही मेरे साथ खेल कर रहे थे। मैं बस इतना ही बोली। हाँ और क्या, हम जैसे लोग मरते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जिनमें रहकर तुम खुश भी नहीं हो। तुम तो मेरे साथ आई सोने की चिड़िया हो। मोहब्बत क्या है, इससे हम जैसों को क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो अपनी ज़रूरत है और ख्वाब पूरे करने हैं। आज से तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मेरी ज़िंदगी राकेश की गुलाम बन गई। हर माह मुझसे लाखों रुपये लेता और मुझे गुनाह पर भी मजबूर करता। वक्त के साथ मुझे पता चला कि वह राकेश के बूढ़े अंकल आंटी माँ बाप नहीं थे, बल्कि इस काम में उसके बराबर के हिस्सेदार थे। वह कोई बैंक में नौकरी नहीं करता था। जब संजय घर आते
तो वह मुझसे ऐसे बात करता जैसे कि जानता ही ना हो। उनके जाते ही वह अपना असली रंग दिखाता। यूं ही 6 माह गुजर गए। मुझे अपने वजूद से नफरत हो गई। इससे बेहतर तो मेरी पहले वाली जिंदगी थी। मैं खुद से शर्मिंदा थी। क्या यह सब यूं ही चलते रहना था? कौन था जो यह सब को रोकता? कभी सोचती कि अपनी जान दे दूं, कभी सोचती कि संजय को यह सब सच सच बता दूं। एक बार अपनी माँ को बताने के लिए सोचा, लेकिन मेरी हिम्मत न हो सकी। लेकिन फिर भी मैंने अपने पति को सब कुछ सच बता दिया। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दें। मैं बहक गई थी। नफ्स ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था। मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी, तवज्जो चाहिए थी, आपका वक्त चाहिए था, जो कभी नहीं मिला। मैंने आपसे एक और झूठ बोला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैंने आपसे यह बात इसलिए छुपाई कि मुझे लगा कि इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझे छोड़ देंगे या जो चाहे सजा देंगे, कबूल है। आप मुझे जान से भी मार देंगे तो कोई गम नहीं होगा। मैंने फूट फूट कर रोते हुए अपने जुर्म को कबूल कर लिया। इस दिन मैंने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। मैं संजय से नज़र नहीं मिला पा रही थी। वह उठे और मेरी तरफ बढ़े। मैं बहुत घबरा गई, खौफ से कांप रही थी। संजय से नज़र नहीं मिला पा रही थी। कहने लगे, अब तुम इस आदमी के पास नहीं जाओगी, ना ही उससे बातें करोगी। मैं बस सब संभाल लूँगा। मगर यह मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हारा फैसला मैं बाद में कर लूँगा और तुम्हें वह फैसला मानना पड़ेगा। संजय ने इसके सिवा मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन संजय घर नहीं आए। राकेश मुझे कॉल करके बुलाना चाह रहा था, मगर मैं कॉल नहीं उठा रही थी। वह बार बार मुझे कॉल करता रहा और गुस्से में मेरे कमरे तक आ गया। मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा कि अचानक वहाँ पुलिस आ गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। संजय ने बताया कि इस शख्स ने मेरी बीवी पर हाथ डालने की कोशिश की। राकेश पुलिस से बेफिक्र था। इससे पहले भी वह कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। पुलिस ने राकेश और उसके नकली फैमिली को पकड़ लिया। एसएचओ संजय का वाकिफकार था। उसने राकेश से मेरी वीडियो लेकर तलब कर दी और यकीन दिलाया कि इसकी और कोई कॉपी नहीं है। संजय मुझसे बातचीत बंद रखे और एक दिन उन्होंने मेरा सामान पैक कर दिया। मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए ले जाने लगे। मेरे पास भी यह हक कहाँ था कि मैं उनसे माफ़ी मांगती। वह मुझे क्यों माफ़ करते? मैं सर झुकाए बैठी हुई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती नहीं, गुनाह हुआ, पर इसमें मेरी भी गलती थी कि तुम पर तवज्जो नहीं दिया कोई। तुम्हारे पास 6 माह का वक्त है। तुम अपने माँ के पास रहो। मैं उनसे कह दूंगा कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें वहाँ छोड़ रहा हूँ। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अगर मेरे साथ रहना है तो सब कुछ भूल कर आ जाना, और नहीं तो बता देना डाइवोर्स पेपर मिल जाएगा। संजय ने सामने देखते हुए कहा। मैंने कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ। संजय, खुद को माफ़ करने की कोशिश करो। जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं करोगी तब तक तुम्हें कोई माफ़ नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए यह आखिरी मौका है। संजय ने माँ के घर छोड़कर खुद वहाँ से चले गए। 6 माह बाद मैं अपने घर चली आई। तब से लेकर अब तक उस बात का संजय ने कोई जिक्र नहीं किया। मैंने संजय को कितना गलत समझा। वह कितने अच्छे इंसान निकले। नफ्स के रास्ते पर सिर्फ बर्बादी है। सही रिश्ते कैसे भी हों, वह आपके लिए बेहतर होते हैं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।